15 जनवरी 2023 को सिर्फ 37 मिनट की उड़ान। मौसम बिल्कुल साफ, विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं। फिर भी लैंडिंग से कुछ ही सेकंड पहले पूरा विमान आसमान से नीचे गिर गया। आखिर ऐसा कौन सा छोटा सा मानवीय निर्णय था जिसने 72 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक ऐसा दिन जिस पर हमेशा की तरह अराइवल और डिपार्चर होने थे, पर सुबह 11 बजे से ठीक पहले नॉर्मल होने का यह एहसास सबसे भयानक तरीके से टूट गया। येती एयरलाइंस की फ्लाइट NYT 691 काठमांडू से एक छोटी डोमेस्टिक जर्नी पर थी। यह उसी क्रू मेंबर्स के लिए दिन की तीसरी उड़ान थी और नए नवेले पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। लैंड करने से कुछ ही देर पहले एयरक्राफ्ट दुखद रूप से रुक गया और सेती नदी की खाई में जा गिरा। किसी ने कभी नहीं सोचा कि वे अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। क्रैश अचानक हुआ, बहुत भयानक था और इसमें ऑन बोर्ड सभी 72 लोग नहीं बच पाए। यह घटना पिछले 3 दशकों में नेपाल की सबसे डेडलिएस्ट हवाई दुर्घटना बन जाएगी। दुनिया ने शॉक में देखा जब शुरुआती रिपोर्ट्स आया और मोबाइल फोन की भयानक फुटेज सामने आई। एक वीडियो जिसे एक पैसेंजर ने केबिन के अंदर से लाइव स्ट्रीम किया था, में आखिरी डरावने पल कैद हो गए। इसमें एयरक्राफ्ट को तेजी से मुड़ते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद प्लेन में आग लग गई। एक खूबसूरत दिन लगने वाले का यह अचानक अंत होने से तुरंत और जरूरी सवाल उठने लगे। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो आइडियल मौसम की कंडीशन में उड़ रहा था, वह अचानक आसमान से कैसे गिर सकता था? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही खुला था। यह सिर्फ एक क्रैश नहीं था, यह एक पहेली थी जिसके जवाब चाहिए थे। इसमें शामिल एयरक्राफ्ट एक ATR 72-500 था, एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप जो अपनी शॉर्ट हॉल रूट्स पर रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसे 2 अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, जिनमें से एक इंस्ट्रक्टर था जो दूसरे को इस नए एयरपोर्ट की खास बातें सिखा रहा था। फ्लाइट में 68 पैसेंजर थे, लोकल टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, सभी पोखरा के सुंदर शहर घूमने की उम्मीद कर रहे थे। 4 लोगों का क्रू डेडिकेटेड और प्रोफेशनल था। ये कहानी सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर या पायलट की गलती के एक पल से कहीं ज्यादा है। ये एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है जिसमें एक नया एयरपोर्ट, एक चैलेंजिंग विजुअल अप्रोच, कॉकपिट में बहुत ज्यादा प्रेशर और एक छोटा, लगभग इम्परसेप्टिबल एक्शन जिसके अपरिवर्तनीय परिणाम हुए। जैसे ही हम येती एयरलाइंस फ्लाइट 691 क्रैश के डिटेल्स में जाते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, बल्कि घटनाओं के सीक्वेंस को समझना चाहते हैं और जरूरी सबक सीखना चाहते हैं जो ऐसी ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवेश रिवील्स में आपका स्वागत है। हर एयर डिजास्टर के पीछे उन लोगों की इंडिविजुअल स्टोरीज होती हैं जिनकी जिंदगियां अचानक खत्म हो गईं। फ्लाइट 691 भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। उसमें 72 लोग थे। हर किसी का एक यूनिक जर्नी था जो उस रविवार की सुबह एक दुखद मोड़ पर मिल गया। पैसेंजर्स में इंडिया से 5 लोग थे। इनमें सोनू जायसवाल भी थे, जो क्रैश से ठीक पहले फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। सोनू ऑन फोन, दोस्तों ये पोखरा कितना सुंदर है। उनका वीडियो केबिन के माहौल की एक हॉन्टिंग रियल टाइम झलक देता है, जो जॉयफुल साइट सीइंग से अचानक पैनिक में बदल जाता है। सोनू ऑफ स्क्रीन, अरे क्या हो रहा है? एक और भारतीय की फ्लाइट तय थी, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से वह खुशकिस्मत आदमी बच गया। इसे ही भाग्य कहते हैं। जब कुछ होना होता है तो होगा, और अगर नहीं होना होता तो कुछ भी उसे होने नहीं दे सकता। वह फ्लाइट मिस कर गया और बच गया। कॉकपिट में क्रू की भी अपनी कंपेलिंग स्टोरीज थी। लेफ्ट सीट पर पायलट फ्लाइंग के तौर पर CO पायलट अंजू खतिवड़ा थी। एविएशन में उनकी जर्नी एक पिछली ट्रेजेडी से शुरू हुई थी। उनके पति, जो येती एयरलाइंस के पायलट थे, 2006 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनकी याद में उन्होंने उनके नक्शे दम पर चलने का फैसला किया, डिमांडिंग करियर चुना। यह उसकी आखिरी उड़ान थी। इस उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह कप्तान बन जाती। केबिन क्रू में ओशिन आले मगर भी थीं, एक 24 साल की फ्लाइट अटेंडेंट और नेपाल में एक पॉपुलर टिकटॉक पर्सनैलिटी।
स्रोतों के अनुसार उसके पिताजी ने उससे कहा था कि वह उस दिन की ड्यूटी छोड़ दे ताकि मकर संक्रांति की तैयारी का जश्न मना सके, लेकिन वह ड्यूटी करने पर अड़ी रही। उनके वीडियोस, जो जिंदगी और एक ब्राइट स्माइल से भरे थे, क्रैश के बाद बहुत सर्कुलेट हुए और खोई हुई वाइब्रेंट यंग लाइव्स का प्रतीक बन गए। रुपसी अधिकारी भी एक टिकटॉकर थीं और उस फ्लाइट के यात्रियों में शामिल थीं। इस क्रैश को समझने के लिए हमें टेक्निकल डेटा से आगे बढ़कर लोगों को देखना होगा। एक नए एयरपोर्ट में ऑपरेट करने का हाई वर्कलोड, एक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का प्रेशर, स्ट्रेस में डिसीजन मेकिंग का ह्यूमन एलिमेंट, ये सभी इस नैरेटिव के क्रूशियल पार्ट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में बाद में फ्लाइट के आखिरी फेज में की गई एक क्रिटिकल एरर का पता चला, लेकिन यह एरर ऐसे ही नहीं हुई थी। यह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की एक चेन का एंड पॉइंट था, जिसने ऐसी सिचुएशन बनाई जहां एक गलती सिर्फ पॉसिबल नहीं थी, बल्कि वह फ्लाइट में सवार 72 लोगों के लिए एक रियलिटी बन गई। विमान की बात करें तो यह ATR 72 Doosan 12A वर्जन 500 था। रजिस्ट्रेशन 9NANC। इसका निर्माण 1 अगस्त 2007 को फ्रांस में हुआ था। हादसे के समय यह करीब 15.5 साल पुराना था। इसने कुल लगभग 61 घंटे उड़ान भरी थी और 3104 साइकिल पूरे किए थे। सबसे पहले यह भारत की किंगफिशर एयरलाइंस के पास गया, जहां इसका रजिस्ट्रेशन VTKAJ था। किंगफिशर के सुनहरे दिनों में इसने भारतीय आसमान में उड़ान भरी थी। किंगफिशर बंद होने के बाद यह थाईलैंड की नॉक एयर के पास चला गया और अप्रैल 2019 में यति एयरलाइंस ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स साफ थे, कोई बड़ा तकनीकी खराबी नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस विमान ने किंगफिशर के सुनहरे दिनों में भारतीय आसमान में उड़ान भरी थी और फिर नेपाल पहुंचा। अब आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदल गया। पोखरा का नया एयरपोर्ट सिर्फ 1 जनवरी 2023 को खुला था। टावर ने पहले रनवे 30 का क्लियरेंस दिया, लेकिन क्रू ने रनवे 12 के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि अंजू को नए रनवे पर अभ्यास कराना था। जहां उड़ान रनवे 30 पर लैंड करने वाली थी, पायलट ने सह पायलट को ट्रेनिंंग देने के लिए जानबूझकर रनवे के दूसरी तरफ लैंड करने की मांग की। रनवे 12 पर लैंडिंग आसान नहीं थी। आसपास पहाड़ थे और पुराना डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी पास था, इसीलिए विमान को बहुत टाइट सर्किट बनाना पड़ता था। विमान डाउनविंड में आ गया, फ्लैप्स 15 लगाए गए, लैंडिंग गियर डाउन किया गया, ऑटो पायलट बंद, ऊंचाई सिर्फ 721 फीट बची थी। अंजू ने कहा फ्लैप्स 30। कमल के .TC ने जवाब दिया फ्लैप्स 30 एंड कंटिन्यू डिसेंट, लेकिन फ्लैप्स नहीं लगे। उसके बजाय दोनों प्रोपेलर्स फेदर हो गए। ब्लेड्स हवा के फ्लो के साथ सीध में आ गए। थ्रस्ट लगभग खत्म हो गया। इंजन चल रहे थे, लेकिन पावर नहीं आ रही थी। कॉकपिट में मास्टर कॉशन बजी। अंजू ने 2 बार कहा, नो पावर नो टॉर्क। पावर लीवर्स को पूरी तरह आगे धकेला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आइए हम उस घटना से ठीक पहले पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत सुने। ये असली बातचीत है। अब म्यानुअली नै हो हैन पर्दैन एकछिन ठिकै छ यो सिधा गइन्जेल पर्दैन त्यसपछि क्लास 30 लिएपछि अनि म्यानुअल क्लास अब यहाँबाट चाहिँ म्यानुअल ओके अनि क्लास रिभर 150 ओके क्लास 30 चढ्दै जाऊ है चढ्दै जाऊ तल पनि जाऊ अनि ओके बिफोर ल्यान्डिङ गेट क्लास 30 टेक अफ TLU ICAO एक्सटर्नल लाइट ओके इलेक्ट फर द राइट कन्टिन्यू टर्न हैन कन्टिन्यू टर्न अब यो नयाँ एयरपोर्ट पछि अलि तलै जानु पर्यो होइन तल होइन यो त यतिकै ठिक छ पार हाल है 691 पारै आएन पारै आएन बोनस रनवे 12 अगाडि हाल्नु पर्यो आएन ए टर्कै आएन के छ ओके यता जाऊ त ओके यो ल्यान्डिङ है सर टर्कै आएन के सर यहाँ आउनु पर्यो नि त 0 छ के सर ओके के भयो
विमान बाईं तरफ झुकने लगा, स्टिक शेकर बजने लगा। स्टॉल की चेतावनी। फिर सेती नदी के किनारे एक गॉर्ज में विमान टकरा गया। सभी 72 लोग उसी पल चले गए। जांच में फ्रांस के BEA, सिंगापुर के TSIB, कनाडा के TSB और अमेरिका के NTSB के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सिंगापुर लैब में पढ़े गए। प्रोपेलर हब और ब्लेड्स फ्रांस में जांचे गए। सबूत साफ थे कि जब फ्लैप्स 30 कहा गया, उसी समय दोनों कंडीशन लीवर्स फेदर पोजीशन में चले गए। ATR 72 के पेडेस्टल पर फ्लैप लीवर और कंडीशन लीवर्स बहुत करीब होते हैं। आकार अलग होता है, लेकिन हाई वर्कलोड में गलती हो सकती है। सबसे संभावित कारण दोनों कंडीशन लीवर्स का अनजाने में फेदर पोजीशन में चला जाना था। इससे थ्रस्ट खत्म हो गया, स्पीड गिर गई, स्टॉल हुआ और टेरेन से टक्कर हो गई। योगदान करने वाले कारण थे नई एयरपोर्ट पर हाई वर्कलोड, टाइट और अनअप्रूव्ड विजुअल सर्किट, पर्याप्त ट्रेनिंग और सिम्युलेटर प्रैक्टिस की कमी, SOP और CRM का सही पालन न होना। एविएशन विशेषज्ञों ने यह बताया कि यहां तक कि अनुभवी क्रू भी गंभीर गलतियां कर सकते हैं जब वर्कलोड बहुत अधिक हो, एक जैसे दिखने वाले कंट्रोल पास हो, गैर मानक दृष्टिकोण से दबाव बढ़े। अब इस दुर्घटना का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है, विमानन में मानव कारकों का मामला समझकर, न कि केवल साधारण यांत्रिक विफलता के रूप में। हालांकि कंडीशन लीवर्स और फ्लैप कंट्रोल्स चर्चा का विषय बने, आधिकारिक रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि विमान का डिजाइन खुद हादसे का कारण था। इसके बजाय इसका ध्यान संचालन प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और कॉकपिट के काम के बोझ पर केंद्रित था। जांच से एक सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि दुर्घटना का कारण केवल कोई एक विफलता नहीं थी। इसके बजाय जांचकर्ताओं ने योगदान देने वाले कई कारकों की श्रृंखला का वर्णन किया। छोटा किया गया दृश्य दृष्टिकोण, कॉकपिट का बढ़ा हुआ कार्यभार, दोनों प्रोपेलरों का अनजाने में फीदर करना, थ्रस्ट खो जाने की पहचान में देरी, रिकवरी के लिए अपर्याप्त ऊंचाई और समय। इनमें से किसी एक लिंक को तोड़ना शायद इस हादसे को रोक सकता था। इस हादसे के बाद CAN ने रनवे 12 पर विजुअल लैंडिंग कुछ समय के लिए बंद कर दी। ट्रेनिंग और स्टेबलाइजेशन क्राइटेरिया सख्त किए गए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन में छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। नई जगह, नई प्रोसीजर और थकान तीनों मिलकर कितना खतरनाक हो सकते हैं। अंजू खतिवड़ा, कमल K.C, ओशिन अले मगर, सोनू जायसवाल और बाकी सभी यात्री, उनकी याद में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उड़ान सुरक्षित रहे, हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं अगली एयर क्रैश कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।